इस पर नज़र ना रखो तो ये फुर्र से उड़ जाती है, इस पर नज़र ना रखो तो ये फुर्र से उड़ जाती है। क्योंकि ये सियासत की चिड़िया है दोस्तों, क्योंकि ये सियासत की चिड़िया है दोस्तों, कभी इस डाल आती है तो कभी उस डाल जाती है। तो जी हाँ साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति में पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है और इस बार उन्होंने राजद को धोखा देते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और आज उन्होंने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ ली है। तो जी हाँ साथियों, शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा हो जिसने इतनी पलटियां मारी हों और उसने इतनी बार जो है पलटियां मार मार के वो इतनी बार जो है मुख्यमंत्री बना हो। यानी कि इस बार तो गंगा में डुबकी लगाने वाले भी थक गए होंगे कि वो भी शायद 9-9 डुबकियां ना लगाते हों माँ गंगा में खुद को पवित्र करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद को जो है गंगा में डुबकी क्या, राजनीति की जो नदी है उसमें इतनी डुबकियां लगाई हैं कि शायद गंगा माँ भी अपने भक्तों को लेकर के अपने भक्तों को आशीष देते देते थक गई होंगी। तो जी हाँ साथियों, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो है भाजपा का दामन थाम लिया है और वो अब जो है बिहार के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों, और आखिर नीतीश कुमार को इस ऐसा करने से आगे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और आखिर नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी उम्मीदें थी जो उनकी टूट गई, जिसके उनके कौन से ऐसे ख्वाब पल रहे थे उनके मन में जो उनके टूट गए और आखिर उन्हें एक बार फिर से भाजपा का दामन थामना पड़ा। वो भी उस वक्त जब वो अच्छी खासी सरकार जो है तकरीबन 18 महीने से चल रही थी, यानी लगभग 1.5 साल से सरकार चला रहे थे। और उसके बाद में अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ तो ज़रूर रहा है और इसी वजह से नीतीश कुमार ने जो है अपनी पार्टी को छोड़ दिया और मतलब राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से वो जो है नरेंद्र मोदी के साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से इस बार भी उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि जिस जिस उम्मीद के साथ वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे, जिस तेज़ी के साथ वो गए थे, शायद वो सफल नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। शायद उनकी उम्मीद जो थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, उनकी जो उम्मीद थी वो यही थी कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, इतनी बार के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि 8 बार तक के, तो आज बनने के बाद मान लो 9 बार के हो जाएँगे, वैसे तो 8 बार के थे ही। तो उनको उम्मीद थी कि मुझसे बड़ा यहाँ पर सुपर चेहरा कौन-सा है, और शायद मुझे जो है इंडिया गठबंधन, क्योंकि मैं ही जब इसका आगे चलूँगा और कहूँगा कि सब लोग इंडिया गठबंधन बना लो, तो शायद मुझे जो है सब लोग जो है मुझे शायद प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें और इसके बाद में मैं सभी लोगों को अपना मंत्री बना दूंगा और इसके बाद में मैं देश की कमान चलाऊंगा। लेकिन इस पे जो है जो सबसे बड़ा प्रहार हुआ, इनकी जो मंसूबे थे वो मंसूबे गंगा में ऐसे गोते लगाने लगे, शायद इतना तो गोताखोर भी नहीं लगाते जब इंडिया गठबंधन के जो अलायंस के जो तमाम घटक दल थे वो सब अपनी अपनी चलाने लगे। क्योंकि वही कहते हैं ना कि जब दो नावों की सवारी होती है तो किसी भी नाव की सवारी नहीं हो पाती है और दोनों नावों का जो दोनों नावें जो हैं अलग-अलग दिशा में चली जाती हैं और अंततः डूब जाती हैं। तो शायद यहाँ पर जो है वो 2 नावें नहीं, यहाँ कम से कम 20 नावें थी जिस पर नीतीश कुमार सवार होने वाले थे। और उसके बाद में शायद इसी वजह से इनकी जो नावें थी वो उन्हें लगने लगा कि ये डूब जाएँगी, अंततः उन्होंने एक जहाज़ को पकड़ा जो कि बीते 10 सालों से सरकार चला रहा है। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए ही नीतीश कुमार को ऐसा लगा होगा कि राम मंदिर का भी इस बार बड़ा मुद्दा है, उस बार पुलवामा का बड़ा मुद्दा हो गया था और उसके पहले अक्षय दिन का बड़ा मुद्दा था। तो शायद इसी वजह से नीतीश कुमार को लगा होगा कि अगर हम इस मौके पर जो है मौके का लाभ उठाने में चूक गए तो ऐसा ना हो कि इधर से भी जाएँ और उधर से भी जाएँ। तो इसी वजह से उन्होंने जो है खट से अपना चूँकि अगर राजद के साथ रहते सरकार तो वो राजद के साथ भी चला सकते थे, लेकिन राजद चूँकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो उनको ये लगा होगा कि अगर हम राजद के साथ सरकार चलाएँगे और फिर हमें हो सकता है कि आगामी चुनाव में जो है सीटें जीतना भी कुछ मुश्किल हो जाए। इसी वजह से उस बंदे ने तुरंत दिमाग चला और खट से जो है बीजेपी के साथ आने में अपना फ़ायदा समझा। इस बाबत जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने पहले घोषणा की हुई है कि हम नीतीश कुमार को कभी हमेशा के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं और इनको हम कभी भी अपने साथ नहीं लेंगे। इसके बाद भी जो है अंततः वो जो है भाजपा की शरण में आए और शरण आने को लेकर के जैसे भगवान श्री राम ने अब जो शरणागति वाली विभीषण को गति दी हुई थी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ऐसा लगा होगा कि चलो शरणागति की गति जो है हम नीतीश कुमार जी को दे देते हैं। वो भले ही पलटू हैं लेकिन उनके आगे भी राम लगा है, तो शायद वो पलटू राम की उनकी जो परिभाषा है वो एकदम इसी वजह से दी जाती है। आज बिहार में उनके साथ साथ जो है 8 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे, उसमें कई बड़े नाम भी हैं। उसमें विजय जी का भी नाम भी है, उसमें सम्राट चौधरी जी का भी नाम भी है। तो ये बड़े नेता जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और अन्य जो तमाम लोग हैं उसमें कई लोगों बड़े नामों को जो है मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस की जो यात्रा है वो अब धीरे-धीरे
आसाम में टकराव के बाद अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग है उस वहाँ पर लगातार झगड़ा बढ़ता जा रहा है। और राहुल गांधी का जो स्लोगन है टाटा बाय बाय गुड बाय, तो वो धीरे धीरे सफल होता दिखाई दे रहा है। शायद ये धीरे धीरे करके एक एक पार्टियां जो है इस गठबंधन से कटने वाली हैं, और वो सभी की सभी जो है अपनी जो नाव है वो अपनी ही नाव मजबूत करने में लगी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अब अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को सीटें देती हैं तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाए। और इसी वजह से सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की जो सीटें हैं उन्हें देने की वजह से लगातार टकराव बढ़ रहा है। उधर अगर हम देखें, ममता बनर्जी ने भी अपने बयान में कहा हुआ है कि हम मतलब कांग्रेस को जो है 2 सीटें देंगे यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस मांग रही है 10 सीटें। तो ऐसी, क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो झुकना वो भी नहीं चाहती। उधर अधीर रंजन चौधरी बार बार जो है जो वहाँ पे मतलब नेता विपक्ष हैं संसद में, वो लगातार जो है वो बयान दे ही रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी भी असहज हैं और उनको लग रहा है कि अरे ये तो मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि मतलब मैं तो एक तो इंडिया गठबंधन को अपना सपोर्ट दे रही हूँ, उधर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो हम पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो अंततः उन्होंने मतलब जो यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो कार्यक्रम है इनका मतलब न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल यात्रा जो है वो अब वहाँ से मणिपुर और असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में घूम रही है। और अब देखना ये है कि वो यात्रा राहुल गांधी जी अपनी कितनी सफल कर पाते हैं, कि कितना लोग उनको सपोर्ट देते हैं, कितना लोग उनके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि बीते सद्भावना यात्रा का हश्र आपने देख ही लिया है। तीन की हिंदी पट्टी के तीन राज्य पूरी तरीके से साफ है, वो भी बुरी तरीके से, जैसे कि एकदम क्लीन स्विप कर दिया भाजपा ने, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। तो इस स्थिति को देखते हुए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक डर है, वो इसी वजह से जो तमाम गठबंधन की पार्टियां उनके साथ जाना चाहती हैं, मतलब मिल करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्योंकि एक तरफ प्रधान नरेंद्र मोदी के पास अपने मुद्दे हैं और कांग्रेस के पास अगर आज वो मुद्दे उठाते हैं, अडानी अंबानी का मुद्दा उठा लेते हैं, कहीं वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा लेते हैं, कहीं वो राफेल का मुद्दा उठा लेते हैं, ये सब घिसे पिटे मुद्दे हैं जिनको सुन करके शायद जनता भी है वो उब चुकी है, वो भी जो है इसको अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। शायद यही वजह है कि हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। उसके अलावा अब अगर चलते हैं, हम बात करते हैं बिहार के ही देख लें, और बिहार से पहले चलिए चलते हैं पंजाब, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच में सस्पेंस बना हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, हम इतने बड़े लोग हैं, तो हम कैसे मतलब जो है वो यहाँ पर हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई है, तो हम कैसे इनके साथ में गठबंधन कर सकते हैं। मतलब हम तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत मतलब अकेले लड़ेंगे, और अगर लेंगे भी तो 2-4 सीटें देंगे, इसके अलावा बाकी का जो चुनाव है वो हम अकेले ही लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी परिस्थितियाँ जटिल बनती जा रही हैं इंडिया गठबंधन के सामने। और इस स्थिति में इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आपस की फूट है उससे इस वक्त जो है दो चार हो रहा है। और इसका जो खामियाजा है वो आगामी चुनाव में उसे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में ये दरारें देखने को मिल रही हैं, तो उससे तो ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में ये लोग फिर से एकजुट होंगे और अगला चुनाव जो है ढंग से लड़ पाएंगे। इधर बिहार की स्थिति नीतीश कुमार ने पहले ही तस्वीर साफ कर दी, क्योंकि यहाँ भी सीट शेयरिंग का जो मसला था वो फंस गया। सीट शेयरिंग सभी चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, सभी चाहते हैं हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग मतलब हमें सीट लड़ने को मिले और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाए, ताकि अगर भविष्य में कभी विवाद भी हो तो अपनी पार्टी लेकर किनारे हो जाएं। लेकिन अब वो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है तो वो भी यही सोचती है कि किसी तरीके से मतलब जो है मैनेज किया जाए। उधर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार अभी राम मंदिर के मुद्दे पर आपने देखा ही है किस तरीके से नहीं गए वहाँ पर। और उसके अलावा भी स्टालिन वगैरह और इनके जो पुत्र हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र हैं, इन्होंने भी किस तरीके से जब सनातन विरोधी अपने बयान दिए, तो उसको लेकर के कांग्रेस जो है इस पिच पर भी खेल नहीं पाई, और अंततः वो जो है अब उसका जो हश्र था वो दुनिया ने देख लिया। और अंततः जो है राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। और फिलहाल आपने अब जो राम लहर चली हुई, राम लहर सवार है पर मोदी जी सवार हो गए हैं। तो फिलहाल हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इसमें कितना सफल होंगे, लेकिन कांग्रेस की जो एकजुटता है वो पूरी तरीके से इस मामले मतलब इस पूरे के पूरे चुनाव में भंग हो गई है। और अब इंडिया गठबंधन जो है एक बार फिर से पानी ही मांग रहा है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे अगर वो अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अगला चुनाव, क्योंकि इतना आसान नहीं, सिर्फ 3 महीने का वक्त है और 3 महीने का लड़ने भिड़ने में ही बीत गए, तो कांग्रेस ये चुनाव कैसे जीत पाएगी? मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन लगता है, क्योंकि पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो इसी तरीके से सब कई बार गठबंधन बनाए गए, कई बार इसी तरीके से गठबंधन पर गठबंधन होते रहे, लेकिन अंततः उनका हश्र क्या हुआ वो दुनिया ने देखा, वो जनता ने दिखा दिया। और इसके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी की भी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, वो भी कह रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खुल करके हमारा समर्थन नहीं किया, उसने मतलब जो है हमारी सीट शेयरिंग कम कर दी वहाँ पर। उसके अलावा
मतलब जो है कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी होने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी खेमे में भी जो है वो विवादास्पद स्थिति है। उधर मायावती वो तो पहले ही साफ-साफ बता चुकी हैं कि आने वाला जो भविष्य है चुनाव का वो क्या होने वाला है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिलहाल ये गठबंधन जो है एक बार फिर से ठगबंधन बनने की राह पर है। ये सभी नेता ये बार-बार आते हैं, हाथ-पैर मिलाते हैं और साथ-साथ खड़े होकर के वो करते हैं, लेकिन ये जो है अंततः जो चुनाव में सीट शेयरिंग की बात आती है तो फिर से टकरा जाते हैं और इसका जो चुनाव में फ़ायदा है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। शायद यही यही वजह है कि कांग्रेस जो है बार-बार हाशिए पर चली जाती है और वो अपना चुनाव जो है नहीं जीत पाती है। और उसे अपनी सीटें जीतने पर जो उसकी परंपरागत सीटें हैं, चाहे वो अमेठी की सीट हो, चाहे वो अन्य किसी जगह की सीट हो, जो परंपरागत सीटें हैं उनमें उसका वोट शेयरिंग कम हो जाता है, क्षेत्रीय पार्टियाँ इसका फ़ायदा उठा लेती हैं। तो कांग्रेस के पास मुद्दे इस वक्त ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वही कुछ घिसे-पिटे मुद्दे बार-बार रहते हैं। महँगाई, बेरोज़गारी की जब बात आती है तो जनता की या भाजपा के जो समर्थक हैं वो सीधे-सीधे यही कहते थे महँगाई क्या आपके समय में नहीं थी, क्या आपके समय में फ्री चीज़ें बिक रही थी? वही सब सवाल सामने आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर राफेल का मुद्दा आता है तो वो डील हो चुकी है, अगर उस पे आप बार-बार बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अडानी-अडवाणी को जनता तवज्जो बहुत ज़्यादा देती नहीं है, क्योंकि उससे आम जनता को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होता और जिससे जनता का आम तौर पर सीधे-सीधे नुकसान नहीं होता। जनता उस मामले को लेकर के बिल्कुल भी तत्परता नहीं दिखाती है, क्योंकि अडानी अंबानी को अगर बार-बार आप मतलब कुछ भी कहें आप, लेकिन वो आम जनता उस पर पे उसको तवज्जो नहीं देती, उन मुद्दों को हल्के में ले लेती है। क्योंकि अगर जनता का सीधा-सीधा फ़ायदा हो रहा है, मतलब अगर वो किसान सम्मान निधि का पैसा उसके खाते में जा रहा है और अगर वो कॉलोनियाँ उसके खाते में जा रही हैं और अगर मतलब कॉलोनियों का पैसा जो है उसके खाते में जा रहा है, शौचालय उसके बन रहे हैं, तो उसे और क्या चाहिए? यही सब अनाज उसको मिल ही रहा है। तो ये मुद्दे जो होते हैं ये बेसिक मुद्दे हैं और ये प्रभावित करते हैं। शायद इन चीज़ों को समझने में कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ जो हैं कहीं न कहीं इस वक़्त जो है नादानी दिखा रही हैं और नीतीश कुमार ने इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को समझा, क्योंकि वो एक चालाक नेता हैं, इस बात में कोई भी गुंजाइश नहीं है। भले ही वो उनकी जो एक छवि है वो पलटू राम नेता की है, वो पद के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अन्य जो तमाम दल के नेता हैं वो कहते हैं कि वो गिरावट के निम्नतम स्तर को भी प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी सही है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके मतलब उनकी स्ट्रैटेजी को देखें जहाँ तक, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, तमाम दल हैं वो सब मिल-मिल के चुनाव लड़ देते हैं, सब मिलते-जुलते हैं आपस में बैठ के, बाकी इंसान तो सब वही होते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं वो एक बहुत ही चालाक और बहुत ही कूटनैतिक नेता भी हैं, क्योंकि जहाँ लगा, क्योंकि यहाँ तो सत्ता में से रहना है, तो सरकार के एन केन प्रकारेण ये कुल मिलाकर के ये स्ट्रैटेजी है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, तस्वीर चाहे कुछ भी हो, राज्य में कितना भी उतार-चढ़ाव आए, सिंहासन हिलना नहीं चाहिए। शायद इस स्ट्रैटेजी में जो है वो बहुत माहिर हैं। इसके पहले आपने देखा कि जब वो उन्होंने सरकार बनाई हुई थी तो भाजपा के साथ सरकार, भाजपा की वजह से ही नीतीश कुमार ने खुद कहा कि भाजपा की वजह से ही हमारी सरकार बनी, क्योंकि भाजपा को मिली थी करीब 75 सीटें और इनको मिली थी 45 सीटें। मतलब राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद भी इन्हें इनकी पार्टी को कम सीटें मिली और भाजपा जो कि समर्थन से चुनाव लड़ रही थी उसे मिल गई 78 सीटें, करीब 75 सीटें और उधर आरजेडी ने खैर 79 सीटें जीती हुई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। अंततः इन दोनों लोगों ने मिलकर के सरकार बना ली। उसके बाद में जैसे ही इनको लगा कि मामला हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए तुरंत जैसे ही नीतीश बाबू को लगा कि हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो कुर्सी मेरे लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो तुरंत बंदे ने कार्ड खेल दिया खट से कि हमको जो है वहाँ पे मतलब जो है इंडिया गठबंधन बनाओ, सब लोग मिलके आओ और इंडिया अलायंस का सब लोग हिस्सा बन जाओ, उसके बाद में लड़के मिलके चुनाव लड़ेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मंसूबा चूँकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, ममता बनर्जी भी, सब वही है ना कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति, तो सबको प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, तो सभी लगते हैं कि जिसकी सीटें ज़्यादा होगी वही बन जाएगा। तो अपने-अपने राज्यों में सबकी खींचतान मची हुई है, कोई कह रहा है 2 सीटें देंगे, कोई कह रहा है 1 सीट, मतलब जैसी-जैसी कांग्रेस की स्थिति है जिस राज्य में, उस हिसाब से अपनी-अपनी सीट शेयरिंग की बात हो रही है। अब कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो इतना भी गिरने को तैयार नहीं है कि अगर गिर जाएँगे तो फिर हमें तो कोई भाव ही नहीं देगा। वैसे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस लिहाज से भी कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा जो ताना-बाना है वो विवादित स्थिति में बना हुआ है और आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी जो है वो भी लगातार कांग्रेस को आँखें दिखा रही हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक तरीके से इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस में कहीं न कहीं दम घुटने जैसी स्थिति बनती जा रही है और हालाँकि उनके नेता जो हैं वार प्रतिवार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी शायद हल निकलता दिख नहीं रहा है। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, उन्होंने राजद सुप्रीमो से अपने बयान में मतलब कहा, जो मीडिया को उन्होंने दिया कि राजद सुप्रीमो से हमने कहा कि हमें ही और आपको मिलकर के चुनाव लड़ना है। नीतीश बाबू को तो कोई भरोसा वैसे भी नहीं था। तो कुल मिला उसका तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं था, इस तरीके से उन्होंने मतलब बोला है। तो फिलहाल वो बात उनकी सही भी है कि नीतीश कुमार का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं था, तो उस कुर्सी के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने
एक स्टेटमेंट सुना होगा कि वो हद से ज़्यादा गिर सकते हैं। अभी जब उन्होंने एक विवादित बयान दिया हुआ था, तो उन्होंने शर्म को लेकर के, उनको कोई शर्म नहीं है जैसा बयान का प्रयोग उन्होंने किया हुआ था। तो इस तरीके से मतलब जो है कुल मिलाकर के देश की राजनीति में उठापटक बनी हुई है और 2-3 महीने के चुनाव का अब समय है और इसमें कौन-सी पार्टी कितना अपना जो है फ़ायदा उठा पाती है, सब इसी जुगत में लगे हुए हैं। देश देश की और सरकार की चिंता किसी को नहीं है। सब अपनी-अपनी शेयरिंग को लेकर लड़ रहे हैं। और एक बात और भी है यहाँ पर कि चूहे 100 हैं, बिल्ली एक ही है, लेकिन समस्या ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बाँधेगा कौन? और इस वक्त उस बिल्ली की भूमिका में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो साथियों, आज के इस विश्लेषण में अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।